उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों के परिणाम आ चुके हैं और इन रिजल्ट्स के आ जाने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन है, ये संदेह है कि पंचायत व्यवस्था आखिर होती क्या है। तो आज हम लोग इसी पंचायत व्यवस्था के ऊपर चर्चा करेंगे कि पंचायतें आखिर क्या होती हैं, पंचायतों का इतिहास क्या है, पंचायतें कितने प्रकार की होती हैं और पंचायतों का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक दर्जा क्या है। इन सारी चीज़ों को अगर आप डिटेल में समझेंगे तो ये वीडियो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर 3 पार्ट्स में पढ़ाया जाए। पहले पार्ट में मैं आपको पंचायतों का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगा। दूसरे पार्ट में मैं आपको पंचायतों का स्वरूप और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बताऊंगा। और फिर तीसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये पंचायतें नगरीय क्षेत्रों में किस तरीके से काम करती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से काम करती हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं पंचायतें। अगर हम लोग एक टर्म की बात करें कि व्हाट इज पंचायत, तो पंचायत का मतलब होता है 5 लोगों का एक साथ बैठ जाना एक जगह पर और पंचायत करना। पंचायत बहुत ही कॉमन टर्म है जिसको हम लोग अपने दैनिक जीवन में आम बोलचाल की भाषा में खूब प्रयोग करते हैं। पंचायत का मतलब है कुछ लोगों का बैठ करके चर्चा करना और चर्चा करने के बाद में एक निष्कर्ष निकालना या किसी समस्या का समाधान निकालना। तो क्या ये समाधान समाज के हित में भी हो सकता है? यस, समाज के हित में भी हो सकता है। पंचायतों का इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुराना हमारे देश में इतिहास है। अगर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता को देखें तो वहां पर भी हमें पंचायत व्यवस्था की जानकारी मिलती है, क्योंकि वहां पे जो टाउन्स थे, जो नगर थे, वो प्लैंड थे और वहां पर जो डिसीजन मेकिंग पावर्स थी वो पंचायत के पास थी। इसी तरीके से अगर हम लोग ऋग वैदिक काल में देखें तो ऋग वैदिक काल में भी हमें ऐसे एविडेंस मिलते हैं जिसमें एक बड़े वृक्ष के नीचे 5 बुजुर्ग व्यक्ति या 5 ऋषि मुनि बैठ करके ग्रामीणों की समस्या को सुलझाया करते थे। इसके बाद अगर हम लोग मौर्यन एम्पायर में देखें तो वहां पे भी हमें पंचायत की व्यवस्था मिलती है। अगर हम लोग गुप्त प्रशासन को ध्यान से देखें तो वहां पे तो हमें पंचायत विद स्पेशल ऑटोनॉमी मिलती है। इसी तरीके से अगर हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास की चर्चा करें और वहां पे चोल प्रशासन को देखें तो चोल प्रशासन में हम लोगों को पहली बार आधिकारिक रूप से डिसेंट्रलाइजेशन की व्यवस्था मिलती है, विकेंद्रीकरण की व्यवस्था मिलती है। और वहां पर भी जो ग्रामीणों के फैसले थे उन फैसलों को लेने का अधिकार पंचायत को था। तो ये तो हो गया पंचायतों का इतिहास। लेकिन आज जो पंचायतें आप देख रहे हैं या उत्तर प्रदेश में जिन पंचायतों के चुनाव हुए हैं अभी, जिसके परिणाम भी लगातार आ रहे हैं, तो क्या ये पंचायतें उस प्राचीन भारत की पंचायतों से मिलती जुलती हैं या अलग हैं? तो इसका आंसर है अलग हैं। कितनी अलग हैं? बिल्कुल अलग हैं, 100% अलग हैं। दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। क्यों सिमिलैरिटी नहीं है? क्योंकि आज की जो पंचायत हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है और जो पहले की पंचायतें थीं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं हुआ करता था। वो मोनार्कियल व्यवस्था के अंतर्गत यानी कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत आया करती थीं। अब प्रश्न ये उठता है कि जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था, क्या तब पंचायतों की व्यवस्था भी कर दी गई थी? तो नहीं। अब इसकी कहानी यह है कि जब हमारे देश का संविधान बन रहा था तो गांधी जी कुछ नाराज चल रहे थे। जब गांधी जी से उनकी नाराजगी का कारण पूछा गया तो वो कारण ये निकल के आया कि गांधी जी का मानना था कि जो सरकारें हैं उनकी पहुंच केवल शहरों तक सीमित रहती है, सरकारों की पहुंच कभी गांव तक नहीं हो पाती है। इसका एक उदाहरण भी आप ले लीजिए। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शहरों में रहते होंगे और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते होंगे जो गांवों में रहते होंगे। तो आप में से जो लोग गांव में रहते हैं, क्या आपने अपने सांसद को अपने गांव में देखा कभी? नहीं देखा होगा, और अगर देखा भी होगा तो केवल चुनावों के समय देखा होगा। तो क्या ये सांसद की गलती है कि वो आपके गांव नहीं आता है? नहीं, ये सांसद महोदय की गलती नहीं है। गलती है हमारे देश की व्यवस्था और अधिशेष जनसंख्या की।
जो एक्सेस पॉपुलेशन हमारे कंट्री में है उसका बर्डन हमारे सांसदों के ऊपर होता है, और यही रीजन है कि सरकारों की पहुंच गांव तक नहीं हो पाती है। जब हमारे देश का संविधान लिखा गया और जब संविधान सभा बनी, तो उस समय 1 मिलियन की आबादी पर एक सांसद की व्यवस्था थी, लेकिन पॉपुलेशन लगातार बढ़ती रही। तो पहले एक सांसद 1947, 1948 में या 1952 तक भी एक सांसद पहले 10 लाख की आबादी का प्रतिनिधित्व करता था, रिप्रेजेंटेशन करता था। लेकिन पॉपुलेशन तो लगातार बढ़ती रही, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में सीटें उतनी ही रही, सीटें नहीं बढ़ी। और आज का अगर आप डेटा देखें तो 4.9 मिलियन की पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन एक सांसद करता है, अर्थात करीब करीब 50 लाख की आबादी का प्रतिनिधित्व एक सांसद करता है। तो वही सांसद जो पहले 10 लाख की आबादी का प्रतिनिधित्व करता था, आज वो सांसद 50 लाख की आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो क्या इसके ऊपर 5 गुना बर्डन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बिल्कुल बढ़ गया। यही रीजन है कि सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में समय नहीं दे पाता और हर किसी से नहीं मिल पाता। तो ये व्यवस्था जो आज हमारे देश में हो गई है, जिसको लेके तमाम सारी चिंताएं भी रहती हैं, ये चिंता सबसे पहले गांधी जी ने जाहिर करी थी, और ये स्पष्ट रूप से उनका मानना था कि सरकारें कभी भी गांव तक नहीं पहुंच पाएंगी, और बिल्कुल सही उनका मानना था। यदि सरकार गांव तक नहीं पहुंच पाएगी और सरकारी नीतियों का लाभ, सरकारी नीतियों का फायदा समाज के अंतिम व्यक्ति को अगर नहीं मिल पाएगा, तो क्या ऐसी सरकार के होने का कोई औचित्य है, कोई मतलब है? नहीं। बस यही रीजन था कि गांधी जी कुछ बहुत नाराज चल रहे थे। जब बात इसके सॉल्यूशन की आती है, तो सॉल्यूशन भी गांधी जी ही देते हैं और कहते हैं कि यदि ग्रामीणों का शासन उनके हाथों में सौंप दिया जाए तो इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। ग्रामीणों का शासन उनके हाथ में सौंपने से तात्पर्य था स्पेशल ऑटोनॉमी ऑफ द विलेजेस, ग्रामीण स्वायत्तता। गांधी जी ग्रामीण स्वायत्तता की वकालत करते थे, और गांधी जी की इसी ग्रामीण स्वायत्तता को हम लोग गांधीवादी सिद्धांत या गांधीयन प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है, तो उसकी थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन आपको है, उसमें आप देखते हैं कि गांधी जी हमेशा ऐसे एक्शन लिया करते थे जो ग्रामीणों के हित में हो, जैसे चरखा चला के सूत काटना। अब ये शहर का आदमी तो नहीं करता है ना, ये कोई बड़ा उद्योगपति बिजनेसमैन तो नहीं करता है ना, ये कौन करता है? ये कुटीर उद्योग में किया जाता है, ये लघु उद्योग में किया जाता है, ये गांव देहातों में किया जाता है। तो गांधी जी जिस आत्मनिर्भरता की बात करते थे, वो आत्मनिर्भरता ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयत्न करती थी। इसी प्रकार से आप देखते हैं कि गांधी जी दांडी यात्रा के माध्यम से नमक कानून तोड़ते हैं। और भी तो कानून थे ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए हुए, लेकिन गांधी जी ने नमक कानून ही क्यों तोड़ा? क्योंकि नमक आम आदमी की जरूरत की चीज है, और आम आदमियों को जोड़ने के लिए एक आम चीज ही पकड़नी चाहिए, इसलिए गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। तो गांधी जी के मन में ये कोई रैंडम थॉट नहीं आया था। ये जो प्रिंसिपल है, जिसे मैं गांधीयन प्रिंसिपल कह रहा हूं, गांधीवादी सिद्धांत कह रहा हूं, ये हमेशा से ही गांधी जी की विश लिस्ट में था कि जब भी भारत आजाद होगा, जब भी भारत का संविधान बनेगा, तो ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए, ग्रामीण स्वायत्तता दी जानी चाहिए, स्पेशल ऑटोनॉमी ऑफ द विलेजेस की बात गांधी जी हमेशा से ही करते थे। और अगर आप स्पेशल ऑटोनॉमी ऑफ द विलेजेस चाहते हैं, तो पंचायत इसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो बस गांधी जी की बात को माना गया, उनकी एडवाइस को माना गया, और इस गांधीवादी सिद्धांत को भारत के संविधान में एज इट इज शामिल कर लिया गया। तो यहां से एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि पंचायतें आखिर देन किसकी हैं? तो गांधी जी की देन है। प्रश्न ये उठता है कि पंचायतों को कहां शामिल किया गया? तो पंचायतों को पार्ट नंबर 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनमें शामिल किया गया आर्टिकल 40 में।
अब अगर आप आर्टिकल नंबर 40 को पढ़ें पार्ट नंबर 4 के अंदर जाके, तो उसमें सिर्फ एक लाइन हमें लिखी मिलती है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विलेज पंचायत्स, ग्राम पंचायतों का गठन। लेकिन ये गठन आखिर सरकार की जिम्मेदारी पे क्यों छोड़ा गया? तो इसके पीछे की कहानी यह है कि जब हमारा देश आजाद होता है तो भारत सरकार के पास इतने संसाधन नहीं थे या इतनी फैसिलिटीज नहीं थी कि वो पंचायतों को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे सके, संवैधानिक दर्जा दे सके, या पंचायतों से संबंधित कोई कानून बना सके, या पंचायत के चुनाव करा सके। तो एक तो ये रीजन हो गया कि क्यों पंचायतों को अनुच्छेद 40 में जोड़ा गया। दूसरा रीजन ये है कि जब आप शेड्यूल नंबर 7 उठा के देखते हैं, अनुसूची 7 जब आप उठा के देखते हैं, तो उसके अंदर आपको यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट मिलती है। तो जो स्टेट लिस्ट है, राज्य सूची है, उसमें जो एंट्री नंबर 85 है, उसमें पंचायतों की बात करी गई है। तो दूसरा रीजन ये है कि जो पंचायतें हैं वो राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आती हैं। तो यदि पंचायतें राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आती हैं और ये व्यवस्था शुरू से ही है, तो पंचायतों पे केंद्र का कंट्रोल नहीं हो सकता है। और अगर पंचायतों को केंद्र सरकार कंट्रोल करती भी है, तो फिर स्पेशल ऑटोनॉमी का मतलब ही क्या हुआ? ग्रामीण स्वायत्तता का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा अगर पंचायतों को केंद्र सरकार कंट्रोल करेगी। क्योंकि ये बात तो अब आपको समझ में आ ही गई होगी कि केंद्र सरकार गांव के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ये तो रीजन हो गया कि क्यों पंचायतों को राज्य सूची के अंदर स्टेटस दिया गया था। तो एक और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, दूसरी ओर शेड्यूल नंबर 7, अगर दोनों को आपस में सबमर्ज कर दिया जाए और पढ़ा जाए, तो निष्कर्ष ये निकलता है कि पंचायतों को भारत के संविधान में शामिल तो किया गया, लेकिन पंचायतों को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर छोड़ दी गई? राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दी गई। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सभी राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया गया कि अपने अपने राज्य में वो पंचायतों की स्थापना करें और पंचायतों को सुचारू रूप से चलाएं और ग्रामीण स्वायत्तता प्रदान करें। तो ये हो गई पंचायतों की पूरी कहानी। अब पोस्ट इंडिपेंडेंट हुआ क्या? आजादी के बाद पंचायतों का हुआ क्या? तो सभी राज्य सरकारों ने अपनी अपनी राज्य विधानसभाओं में कानून बनाए और उसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 बनाया और पंचायतों को लागू करवाया। मध्य प्रदेश सरकार ने अपना कानून बनाया, राजस्थान ने अपना बनाया, बिहार ने अपना बनाया, बंगाल ने अपना बनाया। सभी राज्य सरकारों ने अपने अपने कानून बनाए और उस जमाने में करीब 16 राज्यों ने पंचायत व्यवस्था को लागू किया था। लेकिन ये पंचायत व्यवस्था बहुत ज्यादा अच्छी साबित नहीं हो पाई थी, इसलिए इसके आगे की जो कहानी है वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो उस कहानी को पंचायतों के इतिहास की कहानी से अगर आप जोड़ेंगे तो फिर टॉपिक आपको समझ में आना बंद हो जाएगा। तो इसलिए आज की इस पूरी चर्चा में मैंने आपको पंचायतों की केवल ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताई है कि पंचायतों का जन्म भारत में कैसे हुआ। तो पंचायतों के जन्म की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि पंचायतों का जन्म अनुच्छेद 40 से होता है और अनुच्छेद 40 जो कि भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लिखा हुआ है, इसने क्या कहा? इसने सभी राज्य सरकारों को पंचायतें लागू कराने का आदेश दिया। पंचायतों को राज्य सरकार की जिम्मेदारी क्यों माना गया? क्योंकि जो शेड्यूल नंबर 7 है उसमें जो एंट्री नंबर 85 है स्टेट लिस्ट के अंदर, उसमें जो पंचायतें हैं उसको राज्य सूची का विषय माना गया है। तो इस तरीके से पंचायतों का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहाँ पे खत्म होता है। अब पंचायतों के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद जो हमारा अब अगला वीडियो लेक्चर आएगा, उस अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि आजाद भारत में जो पंचायतें हैं, इन पंचायतों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला पार्ट 1992 के पहले का है और दूसरा पार्ट 1992 के बाद का है। 1992 के पहले की पंचायतें और 1992 के बाद की पंचायतें। ये जो 1992 ईयर है, इसको एक कड़ी माना जाता है आधुनिक पंचायतें और पुरानी पंचायतों के बीच का।
क्यों इसे कड़ी माना जाता है? क्योंकि वर्ष 1992 में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए थे, संविधान संशोधन हुए थे, और 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो संवैधानिक दर्जा दिए जाने के बाद की पंचायतें और संवैधानिक दर्जा दिए जाने की पहले की पंचायतें, इसके ऊपर अब हमारी आगे की चर्चा होगी। तो पहले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे 1947 से लेके 1992 तक की पंचायतें, और फिर हम लोग पढ़ेंगे 1992 से लेकर के और फिर आज वर्तमान समय तक की पंचायतें। और फिर तीसरे वीडियो लेक्चर के अंतर्गत इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, और इस प्रकार से ये हमारी जो लोकल गवर्नेंस की सीरीज है आगे जारी रहेगी। पंचायतों से रिलेटेड और भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, पंचायतों के विषय में आप अगर और भी कुछ जानकारी चाहते हैं, तो आप जरूर इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा और लगातार पढ़ते रहिएगा, सीखते रहिएगा। तो मैं आज की अपनी बात को यहीं पे विराम दूंगा। थैंक यू।